हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो सीडीपी, चाहे वो हो सीडीपी, चाहे मैथ, चाहे साइंस, चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस लेकर आ रहे हैं और करा रहे हैं, जिसमें मैं सीडीपी की 2 क्लासेस करा चुका हूं और हिंदी की 1 क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। आज हिंदी पेडागोजी की सेकंड क्लास में लेकर आया हूं और सेकंड पेपर के लिए हम मैथ एंड साइंस की भी टॉपिक वाइज और एमसीक्यूज क्लासेस लेकर आ रहे हैं और साथ में जिस पे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस के लिए भी हम अलग से क्लासेस लेकर आ रहे हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की, जिसमें हम पूरी कंप्लीट थ्योरी कराने वाले हैं टॉपिक वाइज। और आज हिंदी पेडागोजी की सेकंड टॉपिक की क्लास होने वाली है। पहले टॉपिक की, जो कि भाषा अधिगम और अर्जन था, उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। और आज सेकंड क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें जो लैंग्वेज 1 है, उसका जो पहला टॉपिक था लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा भाषा अर्जन और अधिगम, जो है वो हम पहली क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं। आज सेकंड टॉपिक हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आज हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो भाई, क्या टॉपिक है भाई? भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। क्योंकि भाई ये हिंदी का है, हिंदी की पेडागोजी है, तो मैं आगे से सब सारा का सारा हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। क्योंकि हिंदी की पेडागोजी है तो हिंदी में ही आएगी, इंग्लिश तो आएगी नहीं भाई, उसमें तो केवल हिंदी आएगी हिंदी की पेडागोजी में। तो हिंदी में ही अब हम देख लेते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके प्रिंसिपल्स जाने, इसके सिद्धांत जाने, हमें पता होना चाहिए कि भाषा शिक्षण के जो भाषा शिक्षण होता है क्या है। एक्चुअली भाषा शिक्षण जो होता है वो होता क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं, विद्यार्थी जीवन में भाषा शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण जो है विद्यार्थी जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भाषा शिक्षण को सरल और रोचक बनाने के लिए, जो भाषा शिक्षण था उसको सरल और रोचक बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक जो हुआ करते थे हमारे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया था। और ये सिद्धांत विद्यार्थी की भाषा कौशल में विकास और वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इनका जो हमारे भाषा के जो सिद्धांत हैं, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, वो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक्चुअली उन सिद्धांतों को अगर टीचर जानता है तो वो बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा, बहुत अच्छे से समझा पाएगा उसके लेवल को देख के। तो अब हम शुरू करते हैं भाषा के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं भाई? एक्चुअली होते तो काफ़ी सिद्धांत हैं, भाषा शिक्षण के काफ़ी सिद्धांत होते हैं। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वो होता है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, और ये बाल केंद्रित का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत होता है भी। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत होता है, पुनर्बलन का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों, ये तो सारे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं करा रहा हूँ। एक जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा आता है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो बच्चा होता है वो शब्द जो सीखता है, वो अमूर्त शब्दों को एक्चुअली सीखने में उसे दिक्कत होती है, तो हम उसे पहले कोई चीज़ दिखाते हैं, जिस चीज़ को हम बताते हैं कि भाई कोई शब्द अगर हम छोटे बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो हम उसे पहले वो चीज़ दिखा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे अगर हम दूध शब्द सिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले दूध दिखा देते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं ना बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो इसके लिए देख लेते हैं, शैशव अवस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होता है। तो उसके लिए वो अमूर्त होता है, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उचित शब्द पढ़ाया जाता है, भी पढ़ाया जाता होता है, सिखाया जाता भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक। तो उचित शब्द सिखाया जाता है, जैसे दूध शब्द बोलने के लिए उसे दूध भी दिखाया जाता है। आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है उसे हम दूध दिखा के कहते हैं ना, ये दूध है भाई, दूध पीना है क्या, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसे कोई मूर्त चीज़ दिखानी पड़ती है शब्द सिखाने के लिए, क्योंकि वैसे तो सारी चीज़ें उसे अमूर्त ही होती हैं। छोटा बच्चा है, उसने क्या देखा है, नया नया जीवन में इसमें आया है, दुनिया में आया, तो उसने क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो उसे हर चीज़ हम दिखा दिखा के उसे शब्द सिखाते हैं।
ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया अनुबंधन का सिद्धांत। जो दूसरा सिद्धांत है वो भी देख लेते हैं, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के बारे में मैंने जो सीडीपी की, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो पहली क्लास थी उसमें भी मैं बता चुका हूँ, और पिछली क्लास जो हिंदी पेडागोजी की थी, लगभग 3 क्लासें हो चुकी हैं, उन तीनों क्लासेस में अनुकरण के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे जो सिद्धांत आया है अनुकरण का सिद्धांत, ये क्या कह रहा है? बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा ही सीखता है। मैंने आपको बताया था अनुकरण होता है क्या, एक्चुअली इमिटेशन होता क्या है। तो अनुकरण वो होता है जो बच्चा किसी और को देख के सीखता है, जो हमारे परिवार में, हमारे पास पड़ोस के समाज में जो होता है वही देख के जो बच्चा, बाहर के लोग जैसा बोलते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं, अगर हमारे घर में अगर छोटा बच्चा है उसके सामने अगर हम कोई गाली दे रहे हैं तो वो गाली देना सीख जाएगा, और अगर अच्छे से बिहेव करना कर रहे हैं हम उसके साथ तो वो अच्छे से बिहेव करना सीख जाएगा। मतलब जैसे वातावरण में रहेगा उसके साथ, जैसा आप परिवेश बना देंगे, जैसा वातावरण बना देंगे, बच्चा वैसा ही सीखता चला जाएगा। अगर हम त्रुटिपूर्ण शब्द बोलेंगे तो त्रुटिपूर्ण वो शब्द सीखता चला जाएगा, त्रुटिपूर्ण भाषा को यूज करेंगे तो त्रुटिपूर्ण भाषा सीखता चला जाएगा। ये हो गया आपका अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्या है देख लेते हैं, अभ्यास का सिद्धांत। क्या है भाई? अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है भाई? हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। कौन थे भाई? थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या कहा था देख लेते हैं। भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जाती है और ना ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जाता है। तो जो इन्होंने क्या कहा था भाई, जो भाषा का विकास होता है वो अभ्यास पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई? अभ्यास पर निर्भर करता है। और भाषा के बिना अभ्यास के ना तो सीखा जा सकता है और ना ही कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। भाषा जो होती है अभ्यास के बिना सीखी नहीं जा सकती है, ना ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसका अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया भाई हमारा अभ्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत क्या कह रहा है देख लेते हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत क्या है भाई? किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अभिप्रेरणा एवं रुचि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगर हम कोई चीज़, किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें हमें अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन और रुचि मतलब अभिप्रेरणा और उस चीज़ को सीखने में हमें रुचि होनी बहुत ज़रूरी है। तब एक्चुअली अगर रुचि है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख भी जाएंगे और जल्दी भी सीख जाएंगे। तो इसलिए अभिप्रेरणा और रुचि का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा के शिक्षण में, किसी की भाषा को सिखाने में या सीखने में। अगर हमारा किसी भी भाषा को सीखने में रुचि है और अभिप्रेरणा भी है, मोटिवेशन भी है हमारे अंदर कि भाई हमें ये सीखना चाहिए, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अच्छे से सीख जाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया चौथा, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कह रहा है? क्रियाशीलता या सृजनशीलता का अर्थ है किसी भी विषय का अध्ययन करते समय उसे रोचक बनाने के लिए नवीन प्रयोगों का उपयोग करना। मतलब कहने का ये है कि भाई क्रियाशीलता या सृजनशीलता जो होती है उसमें कुछ नई चीज़ जोड़ना, उसमें कोई नई चीज़ जोड़ देना ही क्या होता है? सृजनशीलता होती है। किसी भी चीज़ में नई चीज़ मतलब कह सकते हैं एक आविष्कार कर देना। जैसे हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या हम कुछ पढ़ाते होते हैं तो बच्चा बीच से बोलता है सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वही सृजनशीलता होती है, क्रियाशीलता वही होती है। तो ये हमारा हो गया पांचवा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कह रहा है अभी? भाषा के ज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जितना ज्ञान को दोहराया जाएगा उतनी अधिक सफलता हासिल होगी। कई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने आवृत्ति के सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भाई ये तो अभ्यास के सिद्धांत की तरह हो गया। किसी भी चीज़ को हम दोहराते रहेंगे तब वो हमें अच्छे से, हम उसमें कुशल भी हो जाएंगे और अच्छे से याद भी रहेगी हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जो BF स्किनर जो थे मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार क्या है भी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है तब तक
वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। जब तक उसे सफलता मिलती रहती है, कोई भी अधिगम करता है, कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी चीज़ को सीख रहा है, तो जब तक वो अच्छे से सीख रहा है, उसे सफलता मिलती जा रही है, तब तक उसके अंदर उत्साह होता है सीखने का कि भी वो सीखता भी जाता है, और उनकी सफलता ही उनके मनोबल और विकास में वृद्धि करती है। जो उनकी सफलता मिलती है उन्हें, वही उनके मनोबल में और विकास में वृद्धि करती है, क्योंकि जब सफलता मिलती जाती है तो बच्चा सोचता है हाँ भाई ये तो मैं सीख पा रहा हूँ, इससे आगे भी मुझे सीखना चाहिए। तो ये जो है सफलता बहुत ज़रूरी है। तो ये पुनर्वलन का सिद्धांत कहता है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत अगर आपसे एक बार को पूछ लिया जाए, पुनर्वलन का नियम किसने दिया, तो बीएफ स्किनर जी हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, इनके अलावा भी और कई छोटे छोटे सिद्धांत होते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है वो हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भाई, भाषा सीखने के साधन। भाषा जो सीखने के साधन होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भाषा सीखने के सिद्धांत जो साधन होते हैं वो होता है अनुकरण। जैसा कि मैंने बताया था, दूसरों को देखकर जो सीखा जाता है उसे ही हम अनुकरण कहते हैं। खेल खेल में, खेल खिलाते हुए जो हम सीखते हैं वो भी भाषा सीखने का एक साधन है। खिलाते हुए हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कहानी सुनाना, कहानी सुनना मतलब बच्चों को अगर हम कहानी सुनाएंगे तो वो कहानी तो ध्यान से सुनते हैं। एक्चुअली क्या है, एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे इंटरेस्ट ले ही लेंगे। कहानी सुनना बच्चों को पसंद होता है, तो अगर हम कहानी मतलब कुछ इस टाइप की कहानी सुना रहे हैं जिससे कि बच्चे सीख रहे हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से सुनेंगे भी और उस चीज़ को समझ भी लेंगे। नेक्स्ट जो होगा वार्तालाप तथा बातचीत। अगर हम बच्चों से केवल ऐसे ही कहें कि बच्चों आ जाओ आज हम बात करते हैं, और बस जो हमें पढ़ाना है उन्हें बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं। इस टाइप से अगर हम पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये भी एक साधन के रूप में काम में आ सकता है। प्रश्नोत्तर, किसी भी क्वेश्चन को पूछना, उत्तर लेना, फिर उनसे कहो कि आप हमसे पूछिए। इस टाइप से प्रश्नोत्तर विधि भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साधन है भाषा सीखने के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण बिंदु, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्या है भाई, भाषा सिखाने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। ये तो मैंने भाई आपको कल भी बताया था, हमें इस टाइप की गतिविधियां करानी चाहिए जिससे कि बच्चे को भाषा प्रयोग और अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। क्योंकि जब बच्चे को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे भाषा की अभिव्यक्ति करने के लिए और भाषा के प्रयोग करने के लिए, तो वो और अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा चीज़ों को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। जैसा कि मैंने बताया, अनुकरण, दूसरों को देखकर जो सीखा जाता है वही अनुकरण होता है, तो इस पर भी बल देता है भाषा सीखने का व्यवहारवादी। क्योंकि मैंने बताया था अनुकरण जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सहज होता है, और क्या होता है भाई, स्वाभाविक होता है और सहज होता है, और ये क्या होता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना, यही हो गया पहला वाला। सेम, भाषा प्रयोग के अवसर देना ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्या लिखा है भाई, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया केवल एक ही कक्षा में चलेगी। अगर हम हिंदी पढ़ना है तो केवल हिंदी में पढ़ेगी चलेगी, या इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में चलेगी, या मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में चलेगी। ये सारे सब्जेक्ट के कक्षा में चलती रहती है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की तो आवश्यकता होती है, बातचीत तो करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन तो करना पड़ता है। इसलिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सारे सब्जेक्ट की क्लासेस में चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो भी हम देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में कविता, कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। जैसा कि अभी मैंने बताया, कविता भी बच्चे बहुत प्यार से सुनते हैं और कहानियाँ भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो इन चीज़ों का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कहानी, कविता, नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो कहानी हम सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं और नाटक कराते हैं बच्चों के साथ, तो वो किन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कराते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बच्चों को इसमें आनंद आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है, तो इसलिए ये कराते हैं। और दूसरा, बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। जब
कोई भी चीज़ बच्चे को अच्छी लग रही है तो वो उस चीज़ में रुचि लेंगे ही। नेक्स्ट, बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। हम कुछ इस टाइप की कहानियाँ सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, जो कहानी सुनाएंगे उसमें संस्कृति से रिलेटेड हम सुनाएंगे तो वो बच्चे अपनी संस्कृति को भी जानेंगे। और शब्द भंडार, सबसे बड़ी बात तो ये भी, उनके पास नए नए शब्द आएंगे, शब्द भंडार हो जाएगा, चिंतन क्षमता बढ़ेगी और सृजनशीलता भी बढ़ेगी। इन कौशलों का विकास होगा, शब्द भंडार भी बढ़ जाएगा और चिंतनशीलता भी बढ़ेगी और सृजनशीलता भी बढ़ेगी। भाई नई नई चीज़ खोजेंगे वो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करने वाले हैं, तो ये इस टॉपिक की रही थी थ्योरी। भाषा शिक्षण की जो सिद्धांत है उसकी ये थ्योरी होगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज में पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देख लेते हैं हम। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? हमसे ये पूछा गया है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? देख लेते हैं भाई। अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है? जी नहीं, अत्यंत जटिल नहीं होती है। भाषा की कक्षा में ही संभव है? जी नहीं, केवल एक भाषा की शिक्षा केवल हिंदी में संभव है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। केवल संस्कृत में संभव है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। या अंग्रेजी में संभव है ये भी हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, घर में संभव नहीं है? नहीं जी नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते बिल्कुल ही घर में संभव नहीं है, ये तो घर में भी संभव है। इसके अलावा विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। अगर हम जैसा कि अभी मैंने बताया था सारे सब्जेक्ट की, चाहे हम हिंदी की क्लास लें, चाहे इंग्लिश की, चाहे मैथ की, चाहे पर्यावरण की, चाहे साइंस की, विज्ञान की, किसी की भी क्लास में जो होता है संप्रेषण तो जरूरी होता है। तो संप्रेषण जरूरी होगा तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सब में चलती रहेगी। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो डी विल बी द राइट आंसर। तो डी जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देख लेते हैं क्या कह रहा है। भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वह क्या, देख लेते हैं कौन सा हो सकता है हमारा राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के द्वारा सही आकलन करें? जी नहीं। पाठ्य पुस्तक समय सीमा के भीतर समाप्त कराएं? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भाषा प्रयोग के अवसर दें? जी हाँ। जिसमें आप ये समझ लीजिए अवसर वाली बात आ जाए, अवसर देने की, बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए तो वो तो हमारा राइट आंसर ही होगा, वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। जिस आंसर में दिख जाए, जिस ऑप्शन में दिख जाए वो हमारा राइट आंसर होता है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आ गया तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। मतलब कुछ आपको मैं निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लिखाने वाला हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को ही देख के आप सही और गलत का अंदाजा लगा सकें कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो ये भी मैं कराने वाला हूँ, सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स एक क्लास में करा दूंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है ये हमसे पूछा गया है। जैसा कि अभी मैंने बताए थे सारे जितने भी शिक्षण सिद्धांत होते हैं मैंने आपको सारे के सारे बता दिए थे। तो अभ्यास का सिद्धांत होता है या नहीं? जी हाँ होता है, अभी तो मैंने बताया था। क्रियाशीलता का सिद्धांत? जी हाँ होता है, अभी मैंने बताया था। अनुकरण का सिद्धांत? ये भी होता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी और ऐसे ही क्लासेस और कंटिन्यू चलती रहेंगी। और उन क्लासेस को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा जो ज्ञान है वो शेयर करने से बढ़ता है ना कि कम होता है। अगर हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।